स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। इस काल को हर्षवर्धन का युग भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पुष्यभूति वंश की स्थापना कैसे हुई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में बहुत सारे छोटे छोटे से राज्यों की स्थापना हुई। तो छठी शताब्दी के दौरान पश्चिमी भारत में हरियाणा में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि जब मौर्य वंश का पतन हुआ था तो भारत में बहुत से छोटे छोटे से राज्यों की स्थापना हुई। फिर गुप्त शासक आए जिन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक छत्र शासन के अधीन वो लेकर आए। फिर जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो फिर से भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसी कड़ी में पुष्यभूति वंश का भी उदय हुआ और उन्होंने हरियाणा के थानेश्वर में अपना राज्य स्थापित किया। ये आपको याद रखना है कि पुष्यभूति वंश का शासन कहाँ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, हरियाणा के थानेश्वर से। इनकी राजधानी थानेश्वर थी और पुष्यभूति को ही इसका संस्थापक माना जाता है। उसी के नाम पर इस वंश को पुष्यभूति वंश कहा जाता है। दूसरा नाम वर्धन वंश भी मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि जब थानेश्वर में पुष्यभूति वंश था तो दूसरे राज्यों में कौन कौन से शासक थे। ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आगे जब अभी हम पढ़ेंगे तो ये एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। इनकी लड़ाइयाँ और ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे राज्यों में कौन शासक थे, ताकि आपको नाम याद रहे। तो कन्नौज में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर ग्रहवर्मा शासन कर रहा था। राजा का नाम था ग्रहवर्मा, जो कहाँ शासन कर रहा था, कन्नौज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मोखरी वंश का शासक था ये कन्नौज का शासक ग्रहवर्मा। ऐसे ही देवगुप्त मालवा में शासन कर रहा था। शशांक बंगाल में शासन कर रहा था। बंगाल का गौड़ वंश का शासक शशांक था। कामरूप, जो कि असम का प्राचीन नाम है, वहाँ पर भास्कर वर्मा शासन कर रहा था। तो ये याद रखना है आपको कि असम का प्राचीन नाम क्या था, तो कामरूप था और वहाँ का शासक उस समय भास्कर वर्मा था। ऐसे ही चालुक्य वंशी शासक पुलकेशी द्वितीय का अधिकार दक्षिण भारत वाले हिस्से पर था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जो उस समय भारत पर शासन कर रहे थे। अब पुष्यभूति वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं, तो बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी लेखक, दरबारी कवि था, उसकी रचनाओं से हमें इस वंश के बारे में पता चलता है। कौन कौन सी थी उसकी रचनाएं? हर्षचरित और कादंबरी। तो आपको नाम याद रखना है। बाणभट्ट को लेकर कई बार सवाल पूछा जाता है और इसकी रचनाओं को लेकर भी, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। व्हेनसोंग चीन का यात्री था जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। ये हर्षवर्धन के समय में भी उसके राज्य में रहा था और उसने जो अपनी पुस्तक लिखी है CU की, उसमें काफ़ी वर्णन किया है पुष्यभूति वंश का, हर्षवर्धन का। अगला स्रोत है पुलकेशी द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति। पुलकेशी द्वितीय चालुक्य वंशी शासक, पुलकेशी द्वितीय जो है उसके साथ हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, तो उसने एक अभिलेख लिखवाया जो कि ऐहोल प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। उससे हमें पुष्यभूति वंश के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला स्रोत है कल्हण की राजतरंगिणी। वैसे तो कल्हण से कश्मीर का इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में, लेकिन हमें इस रचना से पुष्यभूति वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं पुष्यभूति वंश के शासकों के बारे में। तो प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी कि इसने हुणों को पराजित किया था। हुण कौन थे? बाहरी आक्रमणकारी थे। हमने देखा था गुप्त काल जब पढ़ा था तब कि गुप्त वंश के समय से ही हुणों के आक्रमण भारत पर शुरू हो गए थे। तो प्रभाकर वर्धन ने उनसे युद्ध किया और उनको पराजित किया। ये महत्वपूर्ण घटना थी। इसने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि अभी हम जो शुरू में इतिहास पढ़ेंगे तो ये नाम बार बार आएंगे। बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, छोटा पुत्र हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ और प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन शासक बना। राज्यवर्धन जब शासक बना तो शासक बनते ही उसके सामने एक समस्या आई थी। उसे मालवा के खिलाफ अभियान के लिए जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जो उसकी बहन थी, जिसकी शादी किससे हुई थी? ग्रहवर्मा से हुई थी। उसके और मालवा के शासक देवगुप्त के बीच में दुश्मनी थी। इनके बीच में युद्ध हुआ और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को कैद कर लिया।
तो अपनी बहन को बचाने के लिए, उसके राज्य को बचाने के लिए राज्यवर्धन को मालवा के खिलाफ अभियान के लिए जाना पड़ा। राज्यवर्धन वहाँ पहुंचा, उसने देवगुप्त को हरा के उसकी हत्या कर दी और अपनी बहन को आज़ाद कराने की वो कोशिश कर रहा था। इसी बीच में बंगाल का जो गौड़ वंश का राजा था शशांक, जो कि मालवा के शासक देवगुप्त का मित्र था, उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि राज्यवर्धन की हत्या बंगाल के गौड़ वंश के राजा शशांक ने धोखे से कर दी थी। अब ये शशांक कौन था? तो ये बंगाल का गौड़ वंश का शासक था। इससे रिलेटेड एक प्रश्न कई बार बन जाता है, क्योंकि ये शैव धर्म को मानता था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवाया था? तो बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक ने कटवाया था। अब राज्यश्री को चूंकि वो कैद में थी, लेकिन वो कैद से निकल के अपने आप को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गई। अब हर्षवर्धन उस समय सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसके भाई की मृत्यु हो गई तो उसको मजबूरी में राज सिंहासन संभालना पड़ा। अब हम देखते हैं हर्षवर्धन का शासनकाल। ये समय था 606 से 647 ईस्वी का। 606 ईस्वी में थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा और हर्षवर्धन को इतिहास में शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जब वो शासक बना तो उसके सामने कई चुनौतियां थी, जैसे कि बंगाल के गौड़ शासक से अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना, अपनी बहन राज्यश्री को बचाना और अपने राज्य थानेश्वर और अपनी बहन के राज्य कन्नौज की रक्षा करना। तो हर्षवर्धन ने फिर अभियान किया शशांक के खिलाफ, उसको पराजित कर दिया और अपनी बहन को बचा लिया। तो इसके बारे में एक कहानी चलती है कि जो राज्यश्री कैद से निकल के जो विंध्याचल के जंगलों की तरफ भाग गई थी और वो आत्मदाह करने जा रही थी। इसी बीच में हर्षवर्धन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा और उसने अपनी बहन को बचा लिया। तो कहानियाँ आपको इतिहास की याद रखने में सहायक होती है। तो इस तरह से रिलेटेड अगर कोई कहानी होती है तो आप फैक्ट्स भूलते नहीं हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और अपनी बहन को बचा लिया। अब चूंकि जो ग्रहवर्मा था उसका कोई पुत्र नहीं था और राज्यश्री अपने आप को असमर्थ पा रही थी उस पूरे कन्नौज राज्य को संभालने के में। तो वहाँ के मंत्रियों और राज्यश्री ने हर्षवर्धन से अनुरोध किया कि वो कन्नौज का भी शासक बन जाए। तो हर्षवर्धन कन्नौज का भी शासक बन गया। इस तरह से थानेश्वर और कन्नौज राज्य एक हो गए और फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? हर्षवर्धन ने बनाया। अब हम देखते हैं हर्षवर्धन के अभियान। तो क्या हर्षवर्धन ने कौन कौन से अभियान किए? चूंकि हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था, एक बड़े साम्राज्य पर उसका अधिकार था, तो उसने कौन कौन से विजय अभियान किए थे, कौन कौन से युद्ध लड़े थे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले शशांक पर विजय, जैसे हम देख ही चुके हैं कि बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया। वल्लभी पर विजय, वल्लभी में उस समय ध्रुव भट्ट नाम का राजा शासन कर रहा था, उसको इसने पराजित किया। वल्लभी गुजरात में पड़ता है। कच्छ और सूरत पर विजय प्राप्त की, इसी दौर में उसने कच्छ और सूरत पे भी विजय प्राप्त की। सिंध के राजा पर भी आक्रमण किया। कांगोद पर विजय प्राप्त की। कांगोद बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्य था। पंजाब, मिथिला और उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। साथ ही अपने राज्य में कुछ जो विद्रोह हुए उनका उसने दमन किया। एक वर्णन यह मिलता है कि पर्वतीय प्रदेश पर विजय प्राप्त की। इसको लेकर थोड़ा इतिहासकारों में मतभेद है कि पर्वतीय प्रदेश कौन सा था। कुछ कहते हैं कि तिब्बत था, कुछ कहते हैं कि नेपाल था, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि वो क्षेत्र नेपाल था। कामरूप पर विजय, इसको लेकर भी थोड़ा सा विवाद चलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, कामरूप स्वतंत्र राज्य था। कुछ मानते हैं कि हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली थी भास्कर वर्मा ने, जो कि कामरूप यानी असम का शासक था। एक अगला जो ये युद्ध है कि पुलकेशी द्वितीय से, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि हर्षवर्धन का पुलकेशी द्वितीय से युद्ध हुआ था। पुलकेशी द्वितीय कौन था? हम पढ़ चुके हैं, चालुक्य वंशी राजा था जिसका दक्षिण भारत पर शासन था। और चूंकि वो मालवा की तरफ बढ़ना चाह रहा था और हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ना चाह रहा था, तो इनके बीच में युद्ध होना ही था। तो नर्मदा नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, पुलकेशी द्वितीय की विजय हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ युद्ध हुआ था। तो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। और इस पराजय के बाद में हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार था वो रुक गया और हमें बहुत ज़्यादा जानकारी फिर बाद की नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं हर्षवर्धन का शासन प्रबंध।
चूँकि एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था हर्षवर्धन ने, तो उसकी जो शासन प्रणाली थी वो भी अच्छी थी, और वो गुप्त काल के ही समान उसने शासन प्रणाली स्थापित की थी। कुछ नामों में परिवर्तन मिलता है, बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो जनरली वही है जो गुप्त काल के समय था। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, शासन का उच्चतम अधिकारी कौन होता था? राजा होता था। राजा को देवता का अवतार माना जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अब उसमें मुख्यमंत्री कौन होते थे, यानी खास खास मंत्री कौन होते थे? अवंती, जो कि युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री होता था। ऐसे ही सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति था। तो ये आपको याद रखना है। आप अगर प्राचीन काल के जो भी राज्य देखेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था आपको मिलती जुलती से ही मिलेगी। केंद्रीय प्रशासन में सारी जो शक्तियां हैं वो राजा के पास ही केंद्रित होती थी, और राजा अकेला तो शासन कर नहीं सकता है, तो उसकी मदद करने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। वहाँ पर कुछ मंत्रियों के नाम रहेंगे तो वो आप याद रख लीजिए, जैसे इसमें अवंती है, युद्ध और शांति का मंत्री, सिंहनाद सेना का महासेनापति। अब हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। ये हम गुप्त काल में पढ़ चुके हैं कि जो राज्य है वो प्रांत में बटा हुआ था, और प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। भुक्ति के प्रशासक को उपरिक महाराज कहा जाता था। भुक्ति विषयों में बटे थे, और विषय का प्रधान अधिकारी विषयपति कहलाता था। यानी राज्य भुक्ति में, भुक्ति विषय में, और विषय पठक में। पठक क्या होता था? तहसील होती, जो भी वर्तमान की तहसील होती है ना, वैसे ही उसे उस समय कहा जाता था पठक। पठक अनेक ग्रामों में विभाजित थे। ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी, और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। आय व्यय की, राज्य की आय कैसे होती थी, कहाँ खर्च होता था? तो जैसे कि प्राचीन काल में हम देखते ही हैं कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर होता था। तो जो राज्य की भूमि की आय होती थी उसको 4 भागों में बांटते थे। एक भाग धार्मिक और सरकारी कार्यों में खर्च होता था, दूसरा भाग सार्वजनिक कार्यों और बड़े अधिकारियों के वेतन पे खर्च होता था, तीसरा शिक्षा और विद्वानों को पुरस्कार देने के लिए होता था, और चौथा दान पुण्य के लिए प्रयोग होता था। हर्षवर्धन के समय 3 करों का वर्णन मिलता है: भाग, हिरण्य और बलि। भाग और हिरण्य भूमि कर ही होते थे, लेकिन भाग क्या होता था? जो वस्तु के रूप में ले लिया जाता था। यानी जैसे कोई अनाज उगाया तो अनाज का एक भाग राज्य टैक्स के रूप में ले लेगा, तो ये वस्तु हो गई, तो उसे कहा जाता था भाग। और हिरण्य होता था जो नगद दिया जाता था, यानी आपने अगर फसल बेची और आपको जो पैसा मिला उसमें से आपने राज्य को टैक्स दे दिया नगद, तो वो हिरण्य कहलाता था। बलि, उपहार कर को बलि कहते थे। अब भूमि कर कितना होता था? 1/6 भाग लिया जाता था भूमि कर। इस समय जो अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन नगद देने की जगह भूमि अनुदान के रूप में देने की प्रथा बहुत बढ़ गई थी, और इस वजह से सामंतवाद बहुत बढ़ा। यानी नगद की जगह क्या देना शुरू कर दिया था? भूमि दे देते थे। तो उस वजह से सामंतवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था हर्षवर्धन के दौरान। हर्षवर्धन के समय मथुरा व्यापार के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, और इस समय वस्त्र उद्योग बहुत विकसित था, यानी कपड़ा बनाने का जो व्यवसाय था वो बहुत विकसित अवस्था में था। न्याय व्यवस्था में हर्षवर्धन के समय दंड विधान बहुत कठोर था, इस वजह से अपराध कम होते थे। गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास, और सामाजिक अपराधों के लिए अंगभंग, देश निकाला का दंड दिया जाता था। रक्षा विभाग को अगर हम देखें तो वेनसोंग ने इसके बारे में वर्णन किया है कि हर्ष के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार और पैदल सेना थी। हस्ती सेना यानी हाथी सेना का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? स्कंदगुप्त। हस्ती सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त कहलाता था, और अश्व सेना का मुख्य अधिकारी कुंतल कहलाता था। तो ये नाम याद रखिएगा, स्कंदगुप्त और कुंतल। पैदल सेना के अधिकारियों को महाबलाधिकृत और बलाधिकृत कहा जाता था। हर्षवर्धन का जो शासनकाल है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां को लेकर भी काफ़ी हर्षवर्धन की चर्चा होती है। तो इसमें हम देखते हैं अब कि हर्षवर्धन के समय में कन्नौज में एक सम्मेलन हुआ था। इसको लेकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो धर्म सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ किया था? तो कन्नौज में किया था, जहाँ सभी धर्मों की धर्म सभा का आयोजन किया गया था, और वेनसोंग इसका मुख्य अतिथि था, अध्यक्ष था इस सभा का। कन्नौज का सम्मेलन प्रयाग में वो हर 5 साल में एक बार सम्मेलन करता था, जिसको क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। ये आपको याद रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी प्रयाग में वो क्या करता था? हर 5 साल में एक सम्मेलन करता था, और ऐसा कहते हैं कि उसमें वो अपनी सारी संपत्ति को दान में दे देता था, और फिर से मतलब 5 साल बाद अगली बार हर बार 5 साल में आयोजन करता था और अपनी सारी संपत्ति दान में दे देता था।
तो कन्नौज में धर्म सम्मेलन हुआ था और प्रयाग में हर 5 साल में वो महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन स्वयं शैव धर्म का अनुयायी था शुरुआत में, और व्हेनसोंग से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा धर्म अपनाया था हर्षवर्धन ने, तो महायान धर्म का वो नहीं था, क्योंकि व्हेनसोंग भी महायान धर्म का ही मानता था। अब उस हर्षवर्धन के समय की शिक्षा और साहित्य को अगर हम देखें तो हर्षवर्धन विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके राजदरबार में अनेक प्रसिद्ध कवि और लेखक रहते थे। बाण भट्ट जो है प्रमुख था, हम पढ़ चुके हैं। उसकी 2 रचनाएं थी, हर्षचरित और कादम्बरी, प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिससे हमें जानकारी भी मिलती है इस वंश की। तो ये आपको याद रखना है कि बाण भट्ट इसका दरबारी लेखक था। इसके अलावा मातंग दिवाकर और मयूर नाम के कवि, शीलभद्र नाम का विद्वान रहता था, और एक विद्वान था जयसेन जो कि भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, गणित और शब्द विद्या का पंडित था, वो भी रहता था उसके दरबार में। इसके अलावा हर्षवर्धन ने शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया। उसने जो शिक्षा का बौद्ध शिक्षा केंद्र था उस समय नालंदा, उसको खुले हाथों से दान दिया और उसकी उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो अनुदान देता था नालंदा को, काफ़ी उसने उसके विकास में भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका। हर्षवर्धन स्वयं भी विद्वान था और उसने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाम की 3 नाटकों की रचना की थी। कुछ इतिहासकार इस पर सवाल भी उठाते हैं कि शायद वो दूसरों ने लिखी थी, लेकिन हमें जो प्रचलित तथ्य है इतिहास में वही याद रखना है एग्जाम के लिए कि हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक 3 नाटकों की रचना की थी। अब हम देखते हैं व्हेनसोंग के बारे में। व्हेनसोंग का भारत आना, हर्षवर्धन के समय में उसके राज्य में आना, भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। व्हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ना, ये याद रखिएगा कि यात्रियों का राजकुमार किस मतलब विदेशी यात्री को कहा जाता है, तो व्हेनसोंग को कहा जाता है। शाक्य मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। तो इस हर्ष के निमंत्रण पर वह हर्ष के राज्य में 8 वर्ष रहा था। 635 से 643 ईस्वी तक ये रहा था। हर्ष के प्रशासन और प्रजा कल्याण की भावना की उसने प्रशंसा की। मतलब उसने जो अपनी पुस्तक लिखी थी CU की, उसमें भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासकीय पक्ष के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा है, और उसने हर्ष के शासन की काफ़ी प्रशंसा भी की है। भारत के इतिहास में व्हेनसोंग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे जो उसने वर्णन लिखा है उससे तत्कालीन भारत के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो पुष्यभूति वंश में इतना ही। थैंक यू।